हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। ये मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि चुनाव आने को हैं और दिल्ली से दिग्गजों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी सीकर आए तो वहीं अब जेपी नड्डा भी कल आ रहे हैं और 9 तारीख को राहुल गांधी मानगढ़ आएंगे। गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राहुल की सभा पीएम मोदी की 6 सभाओं से भी बड़ी होगी। यानी सभा तो होगी लेकिन सभा में शक्ति प्रदर्शन भी होगा। उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि जितने लोग प्रधानमंत्री मोदी की इन 6 सभाओं में अलग अलग टाइम पर जुटे, उतने कुल मिलाकर राहुल गांधी की एक सभा में नजर आएंगे। उन्होंने कहा कि मोदी ने राष्ट्रीय स्मारक की जो मांग पूरी नहीं की, कांग्रेस उसे विशेष पैकेज देकर पूरा करेगी। यानी कांग्रेस अब राहुल गांधी को मानगढ़ बुलाकर एक तीर से 2 निशाने साधेगी। यानी एक तो कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन करेगी तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी को मोदी से बड़ा चेहरा दिखाएगी। तो वहीं आदिवासी वोटर्स को साधने का काम तो किया ही जा रहा है। तो आज 9 तारीख को एक बड़ी सभा करने जा रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल टूरिज्म है। मानगढ़ स्मारक जो राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित करने की बरसों से मांग चली जा रही थी, देश के प्रधानमंत्री जी ने उसके ऊपर एक शब्द नहीं बोला। राहुल गांधी जी आएंगे, आदिवासियों के पास जाएंगे। कि आदिवासियों का, कांग्रेस का और राहुल जी का, सोनिया जी का बहुत विशेष गहरा संबंध रहा है। तो राहुल जी की मौजूदगी में वहां के लिए हमारी सरकार कोई ऐसा तोहफा दे। इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं तो इन्हें आदिवासी याद आ रहे हैं। और चलिए इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम गेस्ट से आपको मुखातिब करा देते हैं। अशोक जी बीजेपी से, हमारे साथ किशोर शर्मा जी कांग्रेस से जुड़ गए हैं, श्याम सुंदर शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। और सबसे पहले किशोर जी, आज आपका ही रुख। तो आज जब ये कहा गया कि राहुल गांधी 9 तारीख को मानगढ़ पहुंचेंगे तो एक शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा, सियासी संदेश या सामाजिक संदेश दिया जा रहा है। देखिए, राहुल जी कांग्रेस के बड़े नेता हैं और राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा में पूरे टाइम रहे और उन्होंने काफ़ी लोगों से मिले और एक मोहब्बत का पैगाम उनके पास है। आदिवासी शुरू से ही कांग्रेस के साथ रहे और आदिवासियों के लिए कांग्रेस सरकार ने बहुत कुछ किया। जब सोनिया जी वहाँ थी तो बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। बेणेश्वर धाम में बड़ी सभा हुई थी और अब भी जो 9 अगस्त को सभा होने वाली है, ये रिकॉर्ड तोड़ सभा होगी क्योंकि आदिवासियों और कांग्रेस का एक दूसरे से लगाव रहा है। सिर्फ कांग्रेस सियासत और वोट के लिए सियासत की राजनीति नहीं करता। ये दिल का एक लगाव है। जब भी आदिवासियों के हक की बात हुई, आदिवासियों के मान सम्मान की बात हुई, अधिकार की बात हुई, तो कांग्रेस ने पूरे हक के साथ उनका पूरा अधिकार दिया। मानगढ़ धाम को जब मानगढ़ धाम में प्रधानमंत्री भी आए थे तो एक उम्मीद थी आदिवासियों को कि उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित करेंगे। मानगढ़ धाम को इस रूप में देने का काम जो है वो कांग्रेस सरकार ने 2002 में किया। मानगढ़ धाम कोई छोटा मोटा नहीं है। जलियांवाला बाग से बड़ा कांड हुआ था, वहाँ 15,000 से अधिक आदिवासी शहीद हुए थे। एक उम्मीद लेके आदिवासी पहुँचे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी अपनी आदत के मुताबिक जो 8 दौरे राजस्थान में किए हैं, उसी तरीके से जो राजस्थान की जनता को के मान सम्मान के लिए कुछ नहीं किया, अंगूठा दिखा के आ गए। ऐसा हमारे राहुल गांधी नहीं करेंगे। एक मान सम्मान के लिए राजस्थान सरकार पूरे प्रयास कर रही है और आप देखिएगा 9 अगस्त को जो फैसला होगा, जो घोषणा होगी, वो देखने लायक होगी। ठीक है अशोक जी, जवाब दे दीजिए। मानगढ़ का जिक्र स्टार्टिंग में ही आ गया। मैं सोच रही थी कि अभी राहुल गांधी का जिक्र आएगा, फिर और चीज़ों पे चर्चा की जाएगी, आदिवासियों की बात होगी, लेकिन सीधा सीधा मानगढ़ पे ही प्रहार किया गया। और डोटासरा जो थे उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि राष्ट्रीय स्मारक तो आपने नहीं घोषित किया, प्रधानमंत्री आते हैं, उम्मीद ये की जाती है, लेकिन अब हम जो है विशेष पैकेज, विशेष घोषणा करेंगे, ऊंचाइयों पर ले जाएंगे मानगढ़ को। मेघना जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इन्होंने कहा कि हम बड़ी सभा करेंगे और उसमें बहुत बड़ी संख्या आएगी, जो कोई ऐतिहासिक होगी और मोदी जी जो राजस्थान के अंदर आते हैं उससे कई गुनी संख्या आएगी, उससे भी ज़्यादा संख्या आएगी। यदि कांग्रेस अपना प्रदर्शन करती है, उसमें नेता ज़्यादा होते हैं, मंच के ऊपर सामने पब्लिक और इनके कार्यकर्ता नहीं होते, तो इनके जो प्रदर्शन से साबित होता है
कोई बात नहीं, बड़े बोल हैं, बड़े बोल चलते रहते हैं और इनकी बातें भी कहते हैं। ये बात दूसरा कहा शेखावत जी ने, नहीं देखो अभी बीच देखो कांग्रेस के देखो बीच में नहीं, देखो बीच में नहीं, हमारे पास किशोर जी पहला फर्स्ट राउंड है, फर्स्ट राउंड में आप करोगे तो पूरा डिटेल चलेगा, सिर्फ नहीं चलेगा, एक ही नहीं नेता अच्छा है किशोर जी एक बात गली एक मोहल्ले बात- से लेकर अमेरिका तक ठीक। नरेंद्र मोदी ठीक जब है। यहाँ आते हैं तो एक किशोर जी अपनी एक किसी एक गाड़ी में पहले बनाने एक से बार राजस्थान के नेता को एक पसंद नहीं एक करते। कमेंट ले लेते हैं, उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। मुझे लगता है कि किसी बात कहें, रट्टी दर्द पर दर्द होता है तो ऐसे विचार आते हैं। तो मैंने कहा कि हकीकत बताई और हकीकत थी। दूसरा कहा कि चुनाव में गहरा संबंध है राहुल जी का, जो इसलिए आते हैं। मैं बताऊं, यदि केंद्र सरकार की हम बात करें, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को मनाई जाती है और उसको जनजातीय गौरव दिवस को घोषित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, इन लोगों ने नहीं किया। करना चाहिए था भगवान बिरसा मुंडा का। जहां तक मैं बजट की बात करूं, 4 गुना अधिक बजट यदि भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के अंदर है, मोदी जी ने किया। 2013-14 में 21,000 का बजट होता था, तो 2022-23 में 87,000 करोड़ का या ऐतिहासिक बजट दिया। तो मतलब बजट में इन्होंने कंजूसी करी। दूसरी बताऊं, छात्रवृत्ति आती थी, छात्रवृत्ति थी तो दुगनी वृद्धि करी है। पहले छात्रवृत्ति इनकी होती 2013-14 में 9,700 करोड़ के लगभग, और मोदी जी ने इसको 2700 करोड़ से 27,000 करोड़ के लगभग की। फिर आगे एकलव्य विद्यालय, जो कि एकलव्य विद्यालय की घोषणा मोदी जी यहाँ आए सीकर में, उन्होंने घोषणा करके गए और उनमें छात्रावास की व्यवस्था की। तो इनके कार्यकाल में 2004 से 2014 तक 90 थे, 512 2014 से लेकर 2022 तक। तो मतलब आदिवासियों के लिए जो काम किया है कोई दम नहीं है। अब देखो फिर कहने लगे, मैंने बताने लगा है पूरा मैं यदि केंद्र सरकार की उपलब्धि बता रहा हूँ आदिवासियों के लिए, आप भी अपना उपलब्धि बताइए ना। आदिवासियों के लिए आपने क्या किया राजस्थान के अंदर, पूरे भारत में? उदयपुर के भीलवाड़ा में गुजरों कुछ मिला, यहाँ से आते तो अंगूठा दिखाने आते अच्छा हैं। ठीक है सर, एक मेरी राउंड बात ले कह लेते रहा हैं। हूं। ठीक है सर, एक राउंड ले लेते हैं, उसके बाद फिर ये डिबेट तो इस तरह आप लोगों की दोनों की जो आंकड़े भी बताएंगे, आप घोषणाएं भी बताएंगे, और मेरे पास भी इस वक्त आंकड़े हैं, लेकिन मैं इसलिए नहीं बोली हूँ कि पहले आप लोग बोल लीजिए, फिर उसके बाद आपसे दोनों से जवाब मांगने हैं मुझे। और अब श्याम सुंदर जी, आपसे सबसे पहले सर अब जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए आदिवासियों के लिए कहा जाता है कि ये वो इलाका होता है या आदिवासी वो राजस्थान में है जिसके लिए कहते हैं राजस्थान में कि उनको जीत लिया, उस इलाके को जीत लिया तो आपने राजस्थान को जीत लिया। और इसीलिए चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों इसी कोशिश में लगे हैं। देखिए मेघा जी, निश्चित तौर पर आदिवासी वोटों की राजनीति तो है, इसलिए मुख्यमंत्री जी अपना जन्मदिन मनाने जाते हैं तो कोटड़ा में मनाने जाते हैं और ये कहते हैं कि मैं तो आपके करीब रहता हूँ। लेकिन जब मैं विधानसभा की चर्चा सुनता हूँ, चाहे भले अशोक जी की सरकार रही हो या किशोर जी की सरकार रही हो, उनके आज तक स्कूलों की स्थिति क्या है? वहाँ टीचर नहीं, वहाँ डॉक्टर नहीं। वहाँ के लोग कहते हैं कि हमको आपने टीएसपी क्षेत्र तो घोषित कर दिया, उसके अनुरूप आपने भर्ती नहीं की। ये बात है, दोनों सरकारों की स्थिति एक जैसी है, ऐसा नहीं। आज आदिवासी के लिए आपने कहा कि हम शहरिया जाति है तो अलग है, उनका अलग है। तो आप निश्चित तौर पर राहुल गांधी को ला करके जिस प्रकार से आपने कर्जा माफी की बात कही थी, उसी प्रकार से आप आदिवासियों के लिए यदि मानगढ़ का अगर आप करना चाहते तो आपकी सरकार 5 साल तक चली। आप 9 अगस्त को, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस है, उस दिन आदिवासियों के लिए निश्चित तौर पर एक उत्साह का माहौल होता है और आप उत्साह के रूप में वहाँ राहुल गांधी को ला करके अपनी पार्टी की घोषणा के अनुरूप कह सकते हो। आप राष्ट्रीय स्मारक तो घोषित नहीं कर सकते। आपने देखिएगा ईस्टर्न कैनाल के बारे में 13,600 करोड़ देने की बात कही, उससे पहले 900 करोड़ देने की बात कही, लेकिन क्या ईस्टर्न कैनाल बन पाई? क्या कुछ हो पाया? वोटों की राजनीति वहां भी कर रहे हो, यहाँ पे भी कर रहे हो। मुख्यमंत्री जी निश्चित तौर पर आदिवासी को कुछ देना चाहते हैं, उसमें दो राय नहीं, मैं उनकी बात को ठीक मानता हूँ, लेकिन मिल पा रहा है नहीं मिल पा रहा, ये आपको हमको बताना पड़ेगा। मानगढ़ 3 सरकारों का मामला कर दिया। प्रधानमंत्री जब आए थे तो देखिएगा राजस्थान सरकार इंडिविजुअल तौर पर उसको पूरा नहीं कर पाएगी, क्या पता। वो कह रहे थे, जिस प्रकार से कह रहे थे, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान तीनों मिलकर के प्लान बना करके मेरे पास लाओ तो मैं उसको स्वीकार कर दूंगा। अब मुख्यमंत्री जी ने उसकी तरह पहल नहीं की। उनको देखिएगा कि अब मानगढ़ को किस प्रकार से विकसित करेंगे, ये मुझे नहीं पता अभी उनका, क्योंकि राहुल गांधी आएंगे जब भी खुलासा हो पाएगा। मुख्यमंत्री जी वहां जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, तबीयत ठीक हो जाएगी तो जा पाएंगे। तो लेकिन आप जिस प्रकार की चीजें करना चाहते हो, देखिए मेवाड़ से मोहनलाल सुखाड़े आते थे तो उससे बेल्ट का विकास हुआ,
हरदेव जोशी आए तो बांसवाड़ा का विकास हुआ। अब वहां का मुख्यमंत्री नहीं है, इस कारण ध्यान इतना जाता नहीं है जितना जोधपुर की तरफ मुख्यमंत्री जी का ध्यान रहता है, या शिवचंद जी का भीलवाड़ा पर रहा। जो मुख्यमंत्री अपने अपने क्षेत्र का, और देखिए मेरू सिंह जी तो कहीं के थे ही नहीं, वो तो अलग अलग चुनाव लड़ते थे, वो सब जगह काम करते थे। इसलिए आदिवासी आज भी जिस तरह से विकसित होना चाहिए, उनके बच्चे, जो मुख्यमंत्री ने जाकर उनके बच्चों से बात की और जो मार्मिक बातें सामने आई थी निकल करके, अब इस बजट में आपने ऐसा क्या दिया आदिवासियों के लिए जो आप कह सको कि भाई इसके कारण से आदिवासी का भविष्य सुधर जाएगा और हमेशा के लिए। और देखिए आप अशोक जी, आपने तो केवल किशोर जी जवाब दीजिए। कह दिया कि बहुत कुछ हो जाने वाला है। इतिहास गवाह इस बात का कि कांग्रेस ने आदिवासी क्षेत्र के लिए बहुत कुछ किया। टीएसपी एरिया 1975 में तैयार किया, टी डिपार्टमेंट बनाया, वो कांग्रेस सरकार थी। हरदेव जोशी मुख्यमंत्री रहे और हरदेव जोशी मुख्यमंत्री रहे वागड़ वाले एरिया के। माही डैम जो आज आसपास के इलाके को सिंचित करता है, माही डैम ये प्लान ये इंदिरा गांधी जी ने इसको किया था और हरदेव जोशी उस समय मुख्यमंत्री थे। वहाँ अब वो मतलब जो जल से बिजली बनने वाली, क्या शब्द है उसका, वो वहाँ पैदा होती है। अभी हमारी सरकार में गोविंद गुरु विश्वविद्यालय में शुरू किया गया है ताकि वहाँ के बच्चों का विकास हो। और एक बात मैं आपको कह देना चाहता हूँ, उस टीएडी क्षेत्र में पूरा का पूरा जो एजुकेशन स्तर है वो बड़ा हाइप पे है। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा, यदि आप वहाँ चाहेंगे तो आपको वहाँ की इंडस्ट्री भी डेवलप होती दिखाई देंगी। अच्छा, और ये मानगढ़ तो गुजरात से दिखाई देता है, वो डेवलप क्यों नहीं करते? सर, गोविंद सिंह डोटासरा जब बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि हम राजनीतिक संदेश नहीं दे रहे हैं, हम सामाजिक संदेश देंगे। जरा मुझे ये बताइए कि अगर कोई दूसरा आए तो वो राजनीतिक संदेश हो गया, और अगर आप दें तो सामाजिक संदेश हो गया, ये कैसे पॉसिबल है? देखिए मेगा बहुत साफ सी बात है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, क्योंकि स्थानीय नेताओं पर उनको भरोसा नहीं है, उनको नहीं लगता कि स्थान में कोई, इस राजस्थान में कोई नेता है। नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, ये लगातार बराबर आते हैं और राजस्थानी जनता को ठगते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसलिए उतावले हो रहे हैं, इनको लगता है कि राजस्थान में इनकी सरकार आ रही है। क्या कभी वहाँ आदिवासियों को जाके देखा कि उनकी जरूरत क्या है? आज हमारी कांग्रेस सरकार कनेक्ट है, वहाँ के लोकल लीडर्स हैं, महेंद्रजीत सिंह मालवीय हैं, हरदेव जोशी थे पहले, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, अर्जुन बामनी है, ये सारे लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। और ये अत्याचार क्यों बढ़े हैं सर? ये सिर्फ सियासत, ये सिर्फ वोटों के लिए सियासत नहीं करनी चाहिए कि आप सिर्फ जाएं और सिर्फ वहाँ आज वोटों की सियासत करें। और आप एक चीज देखें कि अब जब वहाँ पे जो बात होती है, वोटों की बात होती है, तो सिर्फ वहां पहुंच के आप सिर्फ वोटों की बात करने आ जाते हो। राज्यवर्धन राठौड़ ये कह रहे थे कि आप इतने टाइम से आपने क्यों काम नहीं किया। अब आपको याद आ रहा है मानगढ़, इतने दिन से तो आपको नहीं ध्यान आ रहा था, जब चुनाव आ गए तो आप मानगढ़ और आदिवासी और ये सब बोल रहे हैं। राज्यवर्धन ने बहुत अच्छी बात ये कही कि ये पॉलिटिकल टूरिज्म है और ये बात उनके नेताओं फिट बैठती है। बहुत साफ सुथरी बात राज्यवर्धन राठौड़ ने अपने नेताओं के लिए कही, ये बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। और ये जाके देखा जा सकता है वहाँ पे कि जितनी विधानसभा क्षेत्र हैं वो सारे आदिवासी विधानसभा क्षेत्र हैं। ये पहल कांग्रेस सरकार की रही क्योंकि हम चाहते हैं कि उसका पूरी तरह से डेवलपमेंट हो। आज जितने भी आप वहाँ पन बिजलीघर जितने भी हैं, पवन ऊर्जा का जो डेवलपमेंट है, हाइड्रो का जो डेवलपमेंट है, वो सिर्फ कांग्रेस सरकार के चलिए ठीक है। अब आपने बहुत सारे आंकड़े अशोक जी गिना दिए, इन्होंने भी बहुत सारे आंकड़े गिना दिए कि भाई हम ये फला चीजें कर रहे हैं। मानगढ़ का समस्या, मानगढ़ की जो समस्या है वो एक लंबे टाइम से चली आ रही है, वो राष्ट्रीय स्मारक घोषित हो ये उम्मीद की जा रही है, नहीं होती है। नवंबर में जब आए थे प्रधानमंत्री तब भी ऐसा नहीं हुआ था। और अब अगर ये वहां जाते हैं, 9 तारीख को राहुल गांधी आते हैं, कोई विशेष जो घोषणा है कर दी जाती है, तब ऐसे में क्या होगा? बीजेपी के लिए फिर वो एक खतरा हो गया। मैं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जी आते हैं और तो 2018 के अंदर आके गए थे, वही आदिवासी क्षेत्र तक कहा कि किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ करेंगे, तो किसान उनसे पूछेंगे वो गिनती बोली थी आपने और आपने जो एजेंडे में लिखे है पूरी हो गई, कल फिर एक गिनती फिर बोलने लगे आप, सरकार देगी। इनको बोलने दीजिए आप, मतलब क्या है ये? एक बार बोलने दीजिए, फिर उसके बाद जवाब दे दीजिएगा। राहुल गांधी जी से सवाल पूछेंगे कि साहब ये हमारा क्या हुआ कर्ज माफी का? कर्ज माफी तो नहीं की, लेकिन आपने जमीनों को नीलाम करने का काम जरूर कर दिया, किसानों के साथ आपने छलने का काम जरूर किया। उनकी बिजली की बिलों के अंदर तो 10,000 की सब्सिडी दी जाती तो 3 साल से खा लिया। आप उनसे देख लो किस प्रकार से किसानों के साथ सौतेला व्यवहार किया इन लोगों ने।
वहां के जो बेरोजगार आते हैं उनके साथ क्या किया, उनके साथ छलने का काम किया उन्होंने, लाठीचार्ज करी उन लोगों के ऊपर। आप ये कह रहे हैं साहब हमने बहुत अच्छा काम किया, फिर कह रहे हैं मानगढ़ को हम राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर देंगे। इससे पहले ईआरसीपी को बोला घोषित कर देंगे, बजट में कहा कि हम प्रावधान कर देंगे, केंद्र सरकार ने देगी तो हम कर देंगे सारा काम ईआरसीपी के लिए। क्या ईआरसीपी के लिए आपने सिर्फ थोती बातें करना, घोषणा नहीं करना। मैंने कहा कि एकलव्य विश्वविद्यालय, एकलव्य जो थे, जो विद्यालय छात्रावास बनने थे, कितने बनाए आपने बताइए, केंद्र सरकार के आपकी थी, संख्या नहीं मिलेगी आपको। ये 512 के लगभग पूरे भारतवर्ष में बन चुके हैं। ठीक है किशोर जी, मैं एक और कह दूं आपको। दूसरों ने कहा कि ये लगातार आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, राहुल गांधी किस ऐसे से आएंगे यहाँ, जो उन्होंने वादे किए उनके बारे में क्या करेंगे? जनता पूछ रही है कि आपने जो वादे किए उनका क्या होगा। आप आइए, कौन मना करता है आपको? देखो, मैं आपको एक बात बताऊं मेघा, कि यहाँ बैठे हैं तो पूरी जानकारी साथ बैठना चाहिए। सहकारी बैंकों के सारे कर्जे माफ हैं। आपको होना चाहिए। आप फिर मैं कह रहा हूँ, आपने फिर कल हमारे ये बताइए किशोर जी, आप बताइए कि 15,000 राहुल गांधी जी ने कहा नहीं था संपूर्ण कर्ज माफी, कहा था ना, संपूर्ण कर्ज माफी कहा या नहीं कहा, ये बता दीजिए आप। जो कर्जा है उसको केंद्र सरकार माफ करे, ये समझ में आना चाहिए कि आपके मैनिफेस्टो में क्या था, जो संपूर्ण कर्जा किसानों का माफ करेंगे। राज्य का विषय, और आप कह रहे हैं राहुल गांधी जी ने एक नहीं कहा, मतलब झूठ बोलना, और ये झूठ बोलना, पाखंड की राजनीति, पाखंड की राजनीति किसने करी? खत्म होने, राहुल गांधी जी नहीं करी। जितने भी वायदे आप वीडियो चला के किसान कर्ज माफी का मुद्दा अपने आप में, सर देखिए इनको जवाब तो देना करना चाहिए। किशोर जी सुनिए, इनको तो जवाब देना है नहीं कि भाई हमने कर्ज माफी नहीं की या हमने ये नहीं किया। आपके नेता ने कहा, राहुल गांधी कह के गए, तो जवाब भी आपको ही जनता को देना पड़ेगा। तो वो जवाब आप कहां से लाएंगे सर? आप ये तो कहेंगे नहीं कि हमने सहकारी का कर दिया, अच्छा आपका नहीं हुआ तो आप सहकारी में नहीं आते थे। इस टेक्निकल चीजों को आप किसानों को नहीं समझा सकते ना सर? देखिए मेगा, इसी चैनल पे भी इस बारे में बात हो चुकी है। पहले भी हम डिस्कस किया था कि सहकारी बैंकों का जो कर्जा होता है वो राज्य सरकार माफ करती है, उसकी जो राष्ट्रीयकृत बैंक का होता है वो सब्जेक्ट होता है नेशनल का सब्जेक्ट, सेंट्रल का सब्जेक्ट। सर ये बात हो चुकी, लेकिन मैं कह रही हूँ कि आप किसानों को कैसे समझाएंगे? किसानों को समझ में आ रहा है पूरा कि 15,000 करोड़ का जो किसानों का हिस्सा है, 8,000 करोड़ है, वो हम देंगे। उसमें भी झूठ है। कल मुख्यमंत्री जी कह दिया उसका हिस्सा हम देंगे, आप बाकी का आप माफ कीजिए। एकदम साफ है, हमने सारा माफ कर दिया है, सारी टेबल बात हो चुकी है। जी, तपन मेघावत जी हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए, नगर अध्यक्ष हैं और आदिवासी नेता भी हैं। जरा उनसे ही जान लेते हैं कि वहां की स्थितियां क्या है। तपन जी जरा बताएं, इस बार क्या माहौल, क्या रुख है? माहौल काफी कुछ क्या बहुत ज्यादा कांग्रेस के पक्ष में है। राहुल गांधी जी से आने के मानगढ़ यात्रा पे आने से हमारे यहाँ के कार्यकर्ताओं में, हमारे यहाँ के वोटर्स में एक बहुत ज्यादा उत्साह का माहौल है कि आज काफी समय के बाद उनके खुद के नेता जो उनके बीच में रहे हुए हैं, जिनके पूर्वजों ने, जिनके पीढ़ियों ने इस देश की सेवा करी है, आज अगर उनका कोई उत्तराधिकारी बनकर देश की सेवा कर रहा है और वो हमारे बीच में है, तो इसका पूरा का पूरा हमारे कार्यकर्ताओं में पूरी तरीके से जोश है। और पूरी तरीके से हम ये चाहते हैं कि जो पिछली बार एक फुस सभा नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने मानगढ़ में जो सभा करी थी, जिसमें ये पूरी तरीके से हर किसी को आशा थी कि वो उसको राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देंगे, लेकिन सिर्फ झूठे वादे करके, जो एक हमेशा से बीजेपी की पॉलिसी रही है, उसी पॉलिसी पे ही वापस चल के उन्होंने झूठे वादे करके है, झूठे सपने दिखा के और एकदम कोरा सभा करके गए, जिससे किसी को कोई लाभ नहीं हुआ। जो आदिवासी चीज बताइए, क्योंकि वो इलाका वो है जो गुजरात से लगता हुआ है। जब गुजरात में चुनाव हुए, क्योंकि आदिवासी वोट बैंक कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता रहा, और गुजरात में भी वो इलाके थे जहां पर आदिवासी थे, आदिवासी बेल्ट था, वो कांग्रेस का रहा। गुजरात के चुनाव हुए, आदिवासी बेल्ट में भी बीजेपी ने बढ़त बना ली, उस इलाकों भी जीत दिया। तो क्या इस बार चुनौती उन इलाकों के लिए जो राजस्थान में आते हैं, आदिवासी इलाके, क्या उनके लिए बनती है या नहीं बनती? मेगा जी सिर्फ एक घोषणा मात्र से कि राहुल गांधी जी मानगढ़ आ रहे, इस घोषणा से ही बीजेपी के अंदर पूरी तरीके से डर का माहौल बन चुका है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब देश का प्रधानमंत्री होके अगर वो हर चुनावों में हर जगह पर आकर प्रचार कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री ना होके प्रचार मंत्री बन चुके हैं, तो हमारे राहुल गांधी जी जिनकी
जिनके पूरे पूर्वजों ने इस देश की सेवा करी, आजादी में जिनका पूरा योगदान रहा है, आज वो अपने लोगों के बीच में जाके अपनी सरकार बनाने के लिए गांधी जी आते हैं, कितने चुनाव हारे उनके कार्यकाल में, और रही बात कितने चुनाव हारे, इन वोटों को राहुल गांधी जी आए तो कितने चुनाव हारे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल में। तपन जी अशोक जी कुछ सवाल कर रहे हैं। तपन जी, अशोक जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आपसे कुछ सवाल कर रहे हैं। तपन जी वो सवाल सुन लीजिए। जब राहुल गांधी जी किसी भी राज्य में स्टेट में आते हैं, और अधिकतर उन स्टेटों में तो जाते नहीं है कि जहां पर उनको लगता है कि कांग्रेस हार रही है, और राजस्थान में आ रहे हैं, जिस प्रकार के किशोर जी ने कहा कि ये कहा ही नहीं, मैं बताऊं इनके मैनिफेस्टो में क्या 10 दिन में किसानों का कृषि ऋण माफ करना करेंगे संपूर्ण, ये क्या लिखा हुआ है? शेखावत जी मैंने ये बताया, तो तपन जी आप भी बता दीजिए, वहां का किसान नहीं पूछेगा क्या? एक बार तपन जी को बोलने दीजिए। तपन जी वहां का किसान पूछेगा नहीं क्या कि आपने एग्रीकल्चर जो लोन लिए थे, किसानों ने लिए थे, उसका वादा किया था, गिनती बोली थी, और आपके मैनिफेस्टो को मैंने पढ़ के बता दिया है। ठीक है सर, तपन जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर श्याम सुंदर जी बात चलेंगे। ठीक है, कर्जा माफ हुआ, पहले भी राहुल गांधी तपन जी जवाब दे दीजिए। फिर से सरकार बनी। पहले भी कर्जा माफ हुआ है, और राहुल गांधी जी के आने के बाद फिर भी कर्जा माफ होगा। फिर दोबारा से छलने का काम करोगे किसानों की बात, मतलब तपन जी फिर दोबारा से छलने के काम करोगे, वैसे ही वादे करोगे कि कर्जा माफ हो मतलब गया, वादा वापस वही करोगे नहीं आता। जो कर नहीं सकते, आपके अधिकार में नहीं है, आपके पास इतना रेवेन्यू नहीं है, और जनरेट करने की सीख है कि जनरेट करके तो माफ करोगे आप। और नरेंद्र मोदी ने विधानसभा चुनावों में जिस क्षेत्र में प्रचार किया वह सब सफाया हो गया। ठीक है, सीकर, चलिए झुंझुनू श्याम और पूरी सुंदर राजस्थान इसका एक उदाहरण जी, रहा। श्याम सुंदर जी एक मेरे को और जो मुद्दा नजर आता है, जो मैं अभी गुजरात का जिक्र कर रही थी, आदिवासी बेल्ट के लिए, कि गुजरात में किस तरह से जो है कांग्रेस का वोट बैंक छीना, लेकिन जो आदिवासी परंपरागत वोट बैंक था वो कांग्रेस का माना जाता रहा। वो वक्त भी आया जब बीजेपी के पाले में भी गया, लेकिन इस वक्त की क्या स्थिति नजर आती है? क्योंकि कई कई जगह मध्य प्रदेश आप देखिए, वहां पर जो केस सामने आते हैं तो कई आदिवासियों में एक मन में जो इस तरह की स्थिति हो जाती है। क्या वो माहौल अभी बीजेपी के लिए आदिवासियों के प्रति सहानुभूति या आदिवासियों में बीजेपी का जो माहौल है अभी भी जारी है? देखिए मेघा जी, निश्चित तौर पर बीजेपी ने कहा कि अपने राष्ट्रपति आदिवासी बना दिया। अब राष्ट्रपति के आदिवासी बनने के बाद जो जश्न मनाने वाले थे, जो कि आप नहीं बना पाए, आपको कहा गया कि राष्ट्रपति का प्रचार आप कैसे कर सकते हो? अभी राष्ट्रपति जी आई थी, राजस्थान आई थी, क्या आदिवासियों को लेकर के उन्होंने किस तरह की चिंता व्यक्त की, क्या किया मुझे नहीं पता। अभी तो कोई ऐसा काम नहीं कर पाए जिससे कि आदिवासी खुश होकर के, आज भी आदिवासी को पट्टे नहीं मिले, चाहे बीजेपी की सरकार है या अभी कांग्रेस की सरकार है, उनको पट्टे अभी तक देने का काम जो होना चाहिए। अभी के गणेश गोगरा क्या कहते थे, उनको क्यों बैठना पड़ा धरने पर, सारी बातें हुई। आज की स्थिति में देखिए, प्रताप फाउंडेशन की घोषणा हो गई, नहीं बना पाए अभी तक, उस कितना क्या कर पाए आपको बताइए किशोर जी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी बार बार अभी तक 15 बार दौरा करके आ गए आदिवासी क्षेत्रों में, और क्यों करके आ रहे हैं? क्योंकि आदिवासी बेल्ट में सरकार को बनाने में आएगा। अच्छी स्थिति जो नहीं वागड़ की सीटें हैं, वो ज्यादा से वागड़ मेवाड़ की ज्यादा से ज्यादा सीटें हमारे यहाँ से जाएंगी। इन्होंने कोशिश की किस प्रकार, लेकिन प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं करके गए, इसका मलाल तो है सबको। और आज राहुल गांधी क्या उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर पाएंगे क्या? राहुल गांधी ने देखिएगा, हमने तो देखा कि वहां पर इंदिरा जी भी आई थी, राष्ट्र का मुद्दा अब राजीव गांधी भी आए थे, सोनिया गांधी भी आई थी, राहुल गांधी कई बार आ चुके, और आपने जब भारत जोड़ो यात्रा के अंदर आदिवासियों के साथ दोनों नेताओं के हाथ मिला के ऊपर बात की थी। क्या आज सचिन पायलट और मुख्यमंत्री जी के बीच में जो खाई पैदा हुई वो ठीक है सर, अब मेरे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, क्या? एक मिनट के अंदर आप दोनों वाइंड अप कीजिएगा। किशोर जी आपसे भी, अशोक जी आपसे भी। आप लोग आदिवासियों की बातचीत तो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपने शायद एनसीआरबी के वो आंकड़े नहीं देखे जिसमें ये बताया गया कि जो मामले अत्याचार हैं आदिवासियों के प्रति वो बढ़े हैं, और वो कहाँ बढ़े हैं सबसे ज्यादा? राजस्थान और मध्य प्रदेश। जवाब दीजिए किशोर जी। देखिए, आपने जो मध्य प्रदेश का नाम लिया है बिल्कुल वाजिब लिया, लेकिन ये जिस तरह का राजस्थान का नाम का जिक्र किया है इसमें बहुत बड़ी सच्चाई नहीं है। आप डेवलपमेंट देखना चाहते हैं, इंडस्ट्री के हिसाब से देखना चाहते हैं, एजुकेशन के लिहाज से देखना चाहते हैं, बाकी किसी और तरीके से देखना चाहते हैं, तो बागड़ आपको बहुत आगे मिलेगा। ये सारी ये कहा जाना कि बागड़ बहुत पीछे नहीं है। आज आदिवासी जो है इस राजस्थान में ऊंचाइयों पर हैं, कई IAS ऑफिसर हैं, कई IPS ऑफिसर हैं, लीडरशिप में भी आदिवासी
ऊपर बढ़े हुए हैं। ठीक है, अशोक जी आप भी जवाब दे दीजिए जल्दी से। देखो कि जब ये वोटों की गिनती के हिसाब से करें तो उदयपुर संभाग के अंदर 28 सीटें आती है और उसमें से 15 बीजेपी के पास में, सत्ता कांग्रेस के होने के बाद में भी, मतलब बहुत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी का वहां पर है। दूसरा क्या है कि आदिवासी क्षेत्र के अंदर कांग्रेस का, मुझे लगता है कि दुष्कर्म के मामले के अंदर राजस्थान तो नंबर 1 है ही है, लेकिन आदिवासी के क्षेत्र में भी यदि इनका गणित निकाले तो एनसीआर भी डाटा के अंदर जो राज्य सरकार के द्वारा पुलिस विभाग के द्वारा भेजा जाता है उसमें भी सबसे अधिक आदिवासियों का तो अत्याचार होता है और जो दुष्कर्म के केसेस हैं वो इसी इलाके के अंदर आते हैं। और जो भी पुलिस कस्टडी के मामले में हो, चाहे आपके हॉस्पिटल के मामले में हो या स्कूलों के मामले में हो, उसमें भी संख्या ठीक है। सबसे ज्यादा इनकी आई है राजस्थान के अंदर। चलिए, लेकिन अब आदिवासी जो है वो सियासत का केंद्र बन गए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस डिबेट का भाग बनने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।